नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। राहुल गांधी लगातार इस बात को दोहरा रहे थे कि उनके पास वोट चोरी के सबूतों का एटम बम है। जब वह इसे उजागर करेंगे तो चुनाव आयोग को सर छिपाने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने उस एटम बम को फोड़ दिया है। उन दस्तावेजों को जो सबूतों के शक्ल में मौजूद हैं और यह बताते हैं कि भारत के वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी धांधली की संभावना है, उन दस्तावेजों को सबके सामने उजागर कर दिया है। और उसके बाद ऐसी तीखी आंच निकली है जिसका जवाब अगर चुनाव आयोग ने ठोस तरीके से नहीं दिया, स्पष्ट नहीं दिया, तो भारत की पूरी चुनावी प्रणाली को तहस नहस करने की क्षमता रखती है, भारत के लोकतंत्र के बुनियाद को बर्बाद कर देने की क्षमता रखती है। तकरीबन 1 घंटे से लंबे वक्त का राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार इस बात पर विचार करते आ रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि जमीन पर तो भाजपा के खिलाफ गुस्सा दिखता है मगर वह वोट में नहीं तब्दील होता। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमीन में गुस्सा दिखता है मगर वह वोट में नहीं तब्दील होता। महाराष्ट्र चुनाव में उनकी पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। तो जब उन्होंने डेटा विश्लेषण किया तो यह पाया कि 5 महीनों में जितने वोटर बढ़े उतने तो 5 साल में नहीं बढ़े। 5 महीने में वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या में 40 लाख की बढ़ोतरी हुई, जबकि 5 साल में जो बढ़ोतरी हुई थी वह महज 32 लाख की थी। क्या वजह है कि शाम तक जो चुनाव आयोग बताती है कि अमुक मतदान केंद्र पर इतना वोटिंग हुआ, वह अचानक से अगले दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी संभावना दिखी और ऐसा शक हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़े लेवल की गड़बड़ी चल रही। तो चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी ने लगातार यह कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी दे और सीसीटीवी फुटेज दे हर एक मतदान केंद्र का, ताकि यह पता लगाया जा सके आखिरकार ऐसा कैसे संभव है कि शाम 5 बजे के बाद अचानक से वोटिंग परसेंटेज में इतना उछाल हो जाता है। मगर चुनाव आयोग ने यह मुहैया नहीं करवाया और अचानक से नियम कानून भी बदल दिया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जा सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी नहीं मिली, सीसीटीवी फुटेज नहीं हासिल हुआ। इसके बाद शक और भी ज्यादा बढ़ा। जब शक और ज्यादा बढ़ा तो शक के निवारण के लिए यही अंतिम रास्ता बचता है कि जो फिजिकल वोटर लिस्ट की कॉपी है उसकी छानबीन की जाए और देखा जाए कि धांधली क्या है। तो पूरे देश की अगर फिजिकल वोटर लिस्ट की छानबीन की जाए तो इसमें तो सालों साल का लंबा वक्त लग सकता है। यह भी लगे कि भाई अगला चुनाव आ जाए, बहुत मेहनत लगेगा। तो राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम ने एक क्षेत्र को चुना। क्षेत्र वो है कर्नाटक में सेंट्रल बेंगलुरु लोकसभा है, उसमें कई विधानसभा सेगमेंट आते हैं। उसमें से एक विधानसभा सेगमेंट महादेवपुरा आता है, उसके वोटर लिस्ट की छानबीन कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। राहुल गांधी यह तर्क देते हैं कि इंटरनल सर्वे में यह पता चला कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 16 सीट जीत रही है लोकसभा का, मगर जो चुनाव आया उसमें केवल 9 सीट जीत पाती है और जहां पर उसको जीत की बहुत ज्यादा संभावना थी वहां पर भी हार जाती है। सेंट्रल बेंगलुरु के लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी भाजपा से केवल 32,000 वोट के मार्जिन से चुनाव हार जाती है। और सेंट्रल बेंगलुरु जो लोकसभा सीट में है वहां पर कई विधानसभा सेगमेंट है, उनमें से केवल एक विधानसभा सेगमेंट जो महादेवपुरा का विधानसभा सेगमेंट है, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी विधानसभा सेगमेंट है उसमें कांग्रेस जीतती है। मगर एक विधानसभा सेगमेंट में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारती है। कांग्रेस को भाजपा तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अंतर से केवल महादेवपुरा विधानसभा सेगमेंट पर हराती है और इसी की वजह से जो बाकी विधानसभा सेगमेंट में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की वह जीत बदल जाती है और वो भाजपा की जीत में तब्दील हो जाती है। तो राहुल गांधी का यह तर्क है कि उस विधानसभा सेगमेंट को चुना गया। राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताते हैं कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने तकरीबन 6 महीने की जबरदस्त मेहनत करके 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों की लिस्ट निकाली और जो फर्जी वोटर लिस्ट थे जब उनके पैटर्न को देखा गया तो 5 तरह के पैटर्न निकल करके आए।
डुप्लीकेट वोटर के पैटर्न है, मतलब एक ही नाम है जो कई मतदान केंद्र पर वोटर की तरह रजिस्टर्ड है। इनवैलिड एड्रेस है, एड्रेस दिया गया है मगर वह एड्रेस गलत है। फोटो दी गई है मगर वह फोटो इनवैलिड है, मतलब पहचान ही नहीं होता है कि आखिरकार यह व्यक्ति है कौन। एक एड्रेस दिया गया है और उस एड्रेस पर कई मतदाता रजिस्टर्ड हैं। राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया कि एक रूम का एड्रेस है और वहां पर 80 मतदाता रजिस्टर्ड है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता जानने के लिए गए कि आखिरकार ये 80 मतदाता कौन है जो अलग अलग परिवार के अलग अलग नाम से वहां पर रजिस्टर्ड हैं, जिनके बारे में वोटर लिस्ट से जानकारी निकल करके आई, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पिटाई हो गई। और सबसे भयंकर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वह फॉर्म 6 के साथ हो रहा है। फॉर्म 6 उनके लिए होता है जो पहली बार वोटर बनने के लिए रजिस्टर्ड होने की चाहत रखते हैं। तो वहां पर यह दिखता है कि एक ही विधानसभा में तकरीबन 33,000 वोटर ऐसे हैं जो फॉर्म 6 के माध्यम से फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। अब फॉर्म 6 के माध्यम से जो जुड़ेगा उसकी उम्र 18 से 24 साल 25 साल तक होनी चाहिए, मगर उनमें ऐसे उम्र के लोग जुड़े हैं जिनकी उम्र 70 साल 80 साल की। तो ये तरीके हैं जिसके जरिए वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है। राहुल गांधी ने एक आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी का नाम दिया और यह दिखाया कि इनके नाम से देश भर में 4 मतदान केंद्र पर मतदाता लिस्ट में इनका नाम जुड़ा हुआ है। 2 कर्नाटक में है, 1 महाराष्ट्र में है, 1 बनारस में है। अब बताइए, तो यह पूरी धांधली जो दिखाई राहुल गांधी ने ठोस सबूतों के आधार पर कि एक ही विधानसभा सेगमेंट में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर है, और इन फर्जी वोटरों की मौजूदगी से जो उस लोकसभा की रिजल्ट है, उस लोकसभा के रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी 32,000 के मार्जिन से चुनाव हार जाती है। तो राहुल गांधी ने यही दिखाने की कोशिश की कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मैन्युअली दिन रात एक करके छानबीन करके इन्वेस्टिगेट करके यह निकाला, तो यह पता चला कि एक ही विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं। इसका मतलब यह बनता है कि देश भर में ऐसे वोटरों की भरमार होगी जो फर्जी तौर पर वोटर लिस्ट में शामिल हैं। और इसका मतलब यह बनता है कि हरियाणा का जो चुनाव कांग्रेस पार्टी केवल 8 विधानसभा सीट के चलते हार गई, उस 8 विधानसभा सीट में जितने वोट के अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, जब उन सारे अंतरों को जोड़ दिया जाता है तो वह तकरीबन 33 से 34,000 वोट का अंतर बनता है। इतने वोट के अंतर से कांग्रेस पार्टी हरियाणा का चुनाव हार गई। तो अगर एक विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर हैं और यह पूरे देश भर में इस तरह का सिस्टम चल रहा होगा, तब क्या होगा? संभव है कि हरियाणा का चुनाव भी इसी सिस्टम की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है। यह भी पूछते हैं राहुल गांधी और स्पष्ट करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 में लोकसभा चुनाव जीत करके जितनी सीट लाते हैं, इनमें से 25 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर वह मात्र 33,000 से कम के गैप से चुनाव जीते हैं। तो यही सिस्टम अगर हर लोकसभा में चल रहा है तो इसका मतलब यह बनता है कि यह सिस्टम अगर काम नहीं करता तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ना बैठते। यह सारी संभावनाएं व्यक्त की और सीधे तरीके से आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा दोनों की मिलीभगत से वोटर लिस्ट में क्रिमिनल फ्रॉड हो रहा है। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से अभी भी राहुल गांधी के सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं आया है, या आप कह लीजिए कि किसी तरह का जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से क्रमवार कह करके एक एक बात बताई कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधली चल रही है, उस पर चुनाव आयोग ने क्रमवार करके किसी भी तरह की बात नहीं रखी है। केवल एक बात कही है कि राहुल गांधी शपथ लें और यह कहें कि जो वह बात कह रहे हैं वह सही है। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि वह एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका हर एक शब्द का मतलब यही है कि वह शपथ लेकर कह रहे हैं कि जो वह बात कह रहे हैं वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक जिस तरह का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से रहा है
उससे ऐसा ही लगता है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के ठोस सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। इसलिए जनता को तो यह जरूर ही पूछना चाहिए, क्या वजह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर होती है, उसको वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी नहीं दी जा रही है? क्यों नहीं दी जा रही है भाई? क्या वजह है कि सीसीटीवी का फुटेज नहीं दिया गया और कानून को अचानक से बदल दिया गया? और यह भी सोचिए कि क्या वजह है कि अचानक से पूरे देश भर में एसआईआर करवाने का निर्णय ले लिया गया, जिस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया धांधली से भरी हुई है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर डेटा एनालिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशीष रंजन से बातचीत करते हैं कि जो राहुल गांधी ने एक खुलासा किया है कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है, वहीं पर कुछ पत्रकारों का और कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि वोटर लिस्ट में तो हमेशा से फर्जीवाड़ा रहा है। तो राहुल गांधी जो ये नई बात कह रहे हैं उसमें नया क्या है? आप इसे कैसे देखते हैं? ये वही वाले बात हो गई कि मतलब ये विधानसभा नहीं तो वो विधानसभा। मान लिया जाए आप कह रहे हैं कि फर्जीवाला पहले भी थी है, सब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है। राहुल गांधी ने एक विधानसभा का आपको डीप स्टडी करके तो दे दिया ना, कोई मानने। तो सवाल यह है कि इक्के दुक्के हम सब लोग जानते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कल ही मैं जो एसआईआर का ड्राफ्ट है बिहार का, जहाँ एसआईआर हो रहा है, उसका एक पोलिंग बूथ का डेटा उठाया और मैं जो 2-3 चीजें आया, जो एसआईआर तो सर ईसीआई ने कहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, बावजूद इसके एक वोटर का एक ही पोलिंग बूथ पे 2 बार नाम है, 2 एपिक आईडी के साथ। उसको कैसे करेंगे आप एड्रेस? बावजूद इसके हाउस होल्ड नंबर 0 है, कैसे एड्रेस करेंगे आप? मतलब हाउस होल्ड नंबर 0 कैसे हो सकता है? या तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। जो मान लिया हो सकता है जुगीज होगा, हाउसिंग नहीं था, ये कई सारे चीजें होते हैं। बावजूद एसआईआर के कई सारे पर्सनली मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनके नाम डिलीट मतलब नहीं आए हैं ड्राफ्ट रोल में, और मैं उन लोगों को जानता हूं कि मान के चलिए जो हमारे नोन है उनके नाम है, लेकिन उनके घर में जो उनकी माँ है, जो कि घर पे उन्हीं की संभावना है ज्यादा रहने की, क्योंकि वो घर में ही रहते हैं, बुजुर्ग महिला है, और उनका नाम नहीं है। उसको कैसे देखेंगे आप? क्योंकि उनको क्या आप मृत घोषित करेंगे, उनको नॉन ट्रेसेबल घोषित करेंगे, उनको पलायन मतलब माइग्रेटेड घोषित करेंगे। ईसीआई ने जो 65 लाख का डेटा भी दे दिया है चुनाव आयोग ने, और खासकर उसमें आइडेंटिफाई नहीं किया उन्होंने। अब मान के चलिए जो मेरे दोस्त की माँ है, मेरे जो नोन पर्सन है उनकी माँ है, उसको हम किस कैटेगरी में देखें? माइग्रेटेड कैटेगरी में देखें, अगर मान लिया जाए मृत कैटेगरी में रखें, नॉन ट्रेसेबल के कैटेगरी में रखें, किस कैटेगरी में रखें? तो जब तक देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो लब्बो लुआब ये है, कोई कुछ भी कहे, लब्बो लुआब ये है कि चुनाव आयोग को इस मुद्दे को गंभीरता से और योजनाबद्ध तरीके से उसको ठीक करने की जरूरत है। हड़बड़ी में कुछ भी स्टेप ले लेना, वो उससे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नहीं, ये बात तो है। एसआईआर वाले मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा था वो ये था कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है, पत्रकार कह रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि जितने बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा राहुल गांधी ने बताया है, क्या इतने बड़े फर्जीवाड़े पर कभी भी आप लोगों ने सोचा कि इतने बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा होगा? हाँ, ये एक रोचक तथ्य है। फर्जीवाड़ा की बात सही है। इतने बड़े एक विधानसभा में 1 लाख का जो आंकड़ा दे रहे हैं, अगर मान के चलिए 6.5 लाख वहाँ वोटर हैं, तो तकरीबन 15% वोटर उनके अनुसार, उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार 15 लाख वोटर फर्जी पाए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और देखिए, रिपोर्टर का, एनालिस्ट का एक अपना लिमिटेशन है, वो कुछ जगह देख सकते हैं। मान के चलिए ऑन एन एवरेज बिहार के एक असेंबली में 320 पोलिंग बूथ है। अब बताइए कहाँ कहाँ कितना चेक करेगा लोग? इक्के दुक्के हमारे नजर में आए, हमारे बस की बात नहीं है। पूरे बिहार में 1 लाख करीब 1 लाख के आसपास पोलिंग बूथ है, 99,000 कुछ पोलिंग बूथ है। पहले 78,000 के आसपास थे, अभी बढ़ा दिए ईसीआई ने। तो अब कैसे चेक करेंगे? तो जब तक कोई इंटेंसिव इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करेगा, इस टाइप का बड़े लेवल का एनालिसिस कर पाना मुश्किल है। और इसके लिए चूंकि वो कांग्रेस पार्टी थी, मतलब या कोई भी पार्टी थी, उनके पास संसाधन थे ये करने के लिए। जहां तक मैं चूंकि सर्वे वगैरह कराते रहता हूँ, रिसर्च कराते रहता हूँ और उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ काफी समय से, तो मुझे पता है ये काफी
एक्सपेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है, ये इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केवल एक विधानसभा की छानबीन करने में उनको 6 महीने का उनकी टीम को वक्त लग गया। तकरीबन उसमें 40 लोग लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने जो बंडल भी दिखाया, वो बंडल जो है, जो लिस्ट है, मतलब जो चुनाव आयोग से उनको मिला है, वह तकरीबन 7 फीट ऊंचे दस्तावेजों का लिस्ट है। और उसमें उन्होंने जो मिलान किया वो सब मैनुअली हुआ है। मैनुअली का मतलब ये हुआ, मैं दर्शकों को बता दूं, कि हर फोटो का मिलान किया गया है, हर एड्रेस का मिलान किया गया है, नाम का मिलान किया गया है, और तब आप सोचिए ये जाकर के उन्होंने निष्कर्ष दिया है। मतलब ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर पूरे देश में यह प्रक्रिया अपनाई जाए तो इसमें सालों साल का वक्त लग सकता है। अब आप मुझे यहां पर यह बताइए कि क्या कभी भी जो राहुल गांधी ने जिस तरह से छानबीन की एक विधानसभा क्षेत्र की, क्या कभी भी चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, चूंकि यह बात सबको पता है कि फर्जीवाड़ा है वोटर लिस्ट में, क्या कभी भी चुनाव आयोग ने इस लेवल की छानबीन की? नहीं, जवाब सिंपल है, नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका SIR में मतलब भी यह नहीं किया उन्होंने। तो इसका मतलब यह हुआ कि जानबूझ करके चुनाव आयोग ने यह नहीं कहा, नहीं किया होगा। जानबूझ के हमें नहीं पता, इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि ये इंडिविजुअल चॉइस होता है जब तक हमारे पास तथ्य और सत्य ना हो। लेकिन ये सवाल तो सही है ना कि इतने बड़े लेवल पे हुआ ही नहीं। इतने बड़े छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे लेवल पे। मैं ये कह रहा हूँ एक BLO के अंदर करीब करीब, बिहार का ही मैं एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ क्योंकि रिसेंट वहीं चल रहा है, ऑन एन एवरेज 1200 कर दिया है उन्होंने अपर लिमिट, एक पोलिंग बूथ पे 1200। ठीक है, अब वहां दिल्ली में बैठ के आप नहीं कर सकते, आपको इंपावर करना पड़ेगा BLO को और टाइम देना पड़ेगा कि इसका एक्सटेंसिवली आप रिवीजन कीजिए, आप चेक कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि आप हड़बड़ी में जाइए फॉर्म बांटिए, फॉर्म कलेक्ट आप कर बिल्कुल लीजिए। बात सही कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत का संविधान यह कहता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल हर एक मतदाता को एक वोट देने का हक है। और जब बिल्कुल यह बात लगातार कही जा रही है कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़े लेवल की फर्जीवाड़ा की संभावना है, इसका मतलब है कि निष्पक्ष चुनाव होने की परिस्थितियां नहीं है। और उसके बिल्कुल बाद भी चुनाव आयोग जैसी संस्था इस चीज का संज्ञान नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। और कर्तव्य बिल्कुल का बिल्कुल यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। मैं कारण आपको ये पूछना चाह रहा हूं कि हम हाँ, कि सबको पता है कि जानबूझकर हो भारत सकता के है या चुनाव में इग्नोर कर भयंकर रहे हैं पैसा भले खर्च सवाल हुआ को। नहीं, जानबूझ के भी हो सकता है या ये है नजरअंदाज कर रहे हैं आप चीजों को। नजर। आपको पता है, मैं कह रहा हूँ, मैं भी इंडिविजुअली एक दो लोगों को जानता हूँ जिनका 2 पोलिंग बूथ पे नाम है। देखिए, जो सबसे बड़ा कल का, मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबो-लुआब देखूं तो सबसे बड़ा जो मुझे लगा, बाकी सारी चीजें पता है, जो एक चीज है जो पूरी तरीके से आपको डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर रही है, वो ये है, एक जो महिला सप्पू रानी या ऐसा कुछ नाम उन्होंने बताया था, उन महिला का फॉर्म 6 के थ्रू न्यू वोटर के तौर पे काउंट हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने प्रूफ दिखाया कि 2 अलग पोलिंग बूथ थे और दोनों जगह उन्होंने वोट दिया है। देखिए, 2 लोगों का इस देश में, चूंकि वोट को आदमी इस तरीके से भी जोड़ते हैं, जैसे मैं आपको जिक्र कर रहा था बिहार का, तो बार बार उसको वोटर, जिस मेरे नॉन पर्सन के माता जी का कटा, उसको बार बार इस चीज का चिंता नहीं था कि हमको वोटर ID कट गया, वोट वो हो गया। उसका ये था कि माता जी के नाम पे राशन कार्ड है, फिर तो हमारा राशन भी बंद हो जाएगा। आप बिल्कुल। उसकी गहराई को समझिए। तो कई सारे लिंकेज है। अब उसमें क्या है कि मान लिया जाए कई सारे लोगों का अलग अलग जगह नाम हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर एक चुनाव में 2 बार वोट देता है तो वो बिल्कुल ही ना सिर्फ अनैतिक है बल्कि इलीगल है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक धब्बा है। यही बात जो कि राहुल गांधी ने 5 तरीके बताए। एक तो उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट मेथड है, यानी कि नकली वोटर लिस्ट बनाए जा रहे हैं, नकली वोटर ID कार्ड बनाए जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक ही एड्रेस पर बहुत सारे लोग हैं। फिर उन्होंने फॉर्म 6 के तहत बताया कि इसके तहत देखिए किस तरह से धांधली होती है। और यह भी बताया कि माता पिता के जो नाम दिए गए वो अल्फाबेट में दिए गए हैं, इस तरह की धांधली हो रही है।
तो अगर आप इन पूरी धांधलियों को देखें, तो अगर मैं भारत का एक नागरिक हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि इन सबको चेक करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। उसी बिल्कुल को भारत के बिल्कुल, लोग उसके टैक्स अलावा पे किसी और की ना तो जिम्मेदारी है और ना जिम्मेदारी ही थी नहीं। हैसियत है। भारत के लोग अपने टैक्स का पैसा इसीलिए देते हैं कि संस्थाएं अच्छे से काम करें, और उसको सैलरी भी इसी बात की मिल रही थी। तो जब बिल्कुल। इतने बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा हो रहा है, और जो राहुल गांधी ने 5 तरह के तरीके बताए, इसका मतलब तो यही निकला ना कि संस्थाएं अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, और सही बात जानबूझकर है। यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा हाँ, जानबूझ के मैं अभी भी बोलने से कतराऊंगा, लेकिन संस्थाएं है। अच्छे से काम नहीं कर रही है तो जग जाहिर है, और ये हम्म। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। अब आप चुनाव ये आयोग का बताइए सबसे कि पहला ही काम यही है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबसे बड़ी यह है कि उनको इलेक्टोरल रोल को बार बार समय समय पे रिवीजन करना है। जो रिविजिट एलिजिबल है करना उनको डालना है, और जो नॉट है। एलिजिबल है, जो मृत पाए गए या जो अपना नाम कटवाना चाहते हैं, उनका नाम वहां से हटाना है। ये उनका प्राइमरी काम है। उसको यानी वो जो एसआईआर नाम देते हैं, बेसिकली उनको आर स्क्वायर करना चाहिए। ये उनका आर यानी स्क्वायर कि यानी रूटीन रिवीजन वाला मामला है। यानी कि आपके इस जवाब से यह तर्क निकला कि चुनाव आयोग अपने इस काम को अच्छे से नहीं कर रही है, या इतने गलत तरीके से कर रही है कि इतनी बड़ी धांधली निकल के आ रही है। अब आप ये बताइए कि चुनाव आयोग के जो वोटर लिस्ट में, उन्हीं के वोटर लिस्ट में जो राहुल गांधी ने 5 तरीकों से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसके बारे में जो बताया, और आप भी जमीन पर घूमते हैं और डेटा को लगातार देखते रहते हैं, जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, उसके बाद जो मतदाता सूची बनी है, उस मतदाता सूची को भी आपने देखा होगा, तो वहां पर आपको कुछ दिखाई दिया कि इस तरह की धांधली है? बिल्कुल, उसमें 2-3 चीजें तो बड़ा साफ है, जो मैं पहले भी काउंट किया हूँ। देखिए 3 चीजें। जो चुनाव, देखिए कोई भी संवैधानिक संस्था का काम होता है, 2 बड़ी मकसद होता है उनका। एक, पारदर्शिता, ठीक है, और दूसरा दूरदर्शी नजरिया, ठीक है, कि भाई लॉन्ग टर्म जो भी इनिशिएटिव वो लेती है उसमें पारदर्शिता होनी जरूरी है, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव में, मतलब इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने में होनी चाहिए। अभी एसआईआर में एक उदाहरण जो बार बार चीजें हो रही है, चुनाव आयोग ने कह दिया कि 65 लाख जो वोट है उसमें 3 कैटेगरी उन्होंने बना दिया। मृत पाए गए, नॉट ट्रेसेबल है, माइग्रेटेड हो गए परमानेंट, और एक चौथा कैटेगरी जो कि जिनका 2 जगह नाम है, जिनकी संख्या सबसे कम है। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपको मान के चलिए अजय और आशीष 2 लोग हैं, अजय का नाम आया, आशीष का नाम नहीं आया चुनाव वोटर लिस्ट में, दोनों एक ही पोलिंग बूथ के थे। तो आपको वजह बतानी पड़ेगी ना कि आशीष क्या है, आपको मिले नहीं आशीष, आशीष परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, आशीष का 2 जगह नाम है, या आशीष मृत पाए गए। यही चारों कंडीशन होना चाहिए। अब आप नहीं बताएंगे, आपने कह दिया इस पोलिंग बूथ पे 50 लोग जो है नाम कट गए। अब भाई वो 50 लोग कौन है, ये लिस्ट तो है आपके पास। मैं कई सारे बीएलओ से भी बात किया हूँ, क्योंकि आप सही के मैं खुद अभी बिहार आया हूँ इसी सब चीज को देखने के लिए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो सारा डेटा दिया है कि भाई जो भी मृत पाए गए वो एसडीओ ऑफिस में जमा किया है उन्होंने, ठीक है, अलग अलग कोई एसडीओ और जो भी उनके जो जो त्वरित संस्थाएं हैं उनके पास इमीडिएट जो अथॉरिटी है उनको दिया है। अब आप नहीं दे रहे हैं, मान के चलिए वो 50 लोग कहाँ कैसे ढूंढेगा, सबके पास है आपने। और सबसे बड़ा चुनाव आयोग ने क्या गेम खेला है, एक तो वो नंबर दे दिया, आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया है, दूसरा पार्टियों को मोहरा बना रही है, मतलब पार्टियों को दे दिया, बोला आप जस्टिफाई कीजिए। अरे भाई, पार्ट आपका काम है ना रोल डिवीजन करना, आप मदद ले रहे हैं ना, आप उसके ऊपर क्यों बोल रहे हैं। मैं एक पार्टी ऑफिस भी गया, एक फोटो आपको मैं दिखा सकता हूँ, ऐसा ढेर पड़ा हुआ है पूरा पीडीएफ कॉपी का, ठीक है, मैं हम्म। खुद गया था एक दो ऐसे चेक करने के लिए। अब वो कहाँ, और एक डिस्ट्रिक्ट का एक पार्टी को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में दे दिया गया है। पूरे पटना में 14 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, और 14 पड़ा हुआ है, वहां पे आएंगे लोग और चेक करते रहेंगे, या वहां के लोग कौन से पोलिंग बूथ पे जाते रहेंगे। बीएलए जिसकी बात हो रही है, बूथ लेवल एजेंट का, अमूमन हम चुनाव के समय में देखते हैं, कोई भी परमानेंट कोई वो वाला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है बीएलए, कोई सैलरी वाला पोस्ट नहीं है एक बात कि हमेशा जो है उसको सैलरी मिलते रहेगी और बीएलए बना हुआ रहेगा। काम बीएलओ को करता रहे। सैलरी मिलती है। तो पार्टियां जो है चुनाव के दौरान, वो भी खासकर कैंडिडेट और का ज्यादा फोकस होता है, वो बीएलए आप बनाते हैं, ठीक है, चुनाव पूरे प्रक्रिया के दौरान।
अभी वो स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था तो उन्होंने वो चीजें किया है। ठीक है, कोई सैलरी तो दे नहीं रही, वो क्यों अकाउंटेबल हो? पहली बात, वो क्यों बिल्कुल, माथापची इतना वो चीजें करे? बहुत उनकी सही। पार्टी की आइडियोलॉजी है, उस वजह से वो करेंगे। और आपने सारा बोझ उधर कर दिया। आपके पास पूरी संस्थाएं हैं, पूरा चेन ऑफ नेटवर्क है। आपको बीएलओ के थ्रू जो भी है आइडेंटिफाई करके उसको कोर्स करेक्ट करके एक लिस्ट मान के चलिए, हर पोलिंग बूथ पे 10 लोग नहीं मिले, मैं ऑन एन एवरेज कर रहा हूँ। हालांकि जो 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 आंकड़े हैं वो अनुसार तो है कि हर पोलिंग बूथ पे 65 लोग नहीं मिले, ठीक है, ऑन एन एवरेज करे 65 लाख को 1 लाख बूथ से डिवाइड कर दे तो अब 65 लोग नहीं मिले, उस 65 का लिस्ट दीजिए भाई। पहला बात, भाई ये 65 जो है नहीं मिले या मृत पाए गए, उसमें जो चारों कैटेगरी होगा, फिर वो पार्टी के जो लोग हैं या जो भी उधर के कंसर्न लोग हैं उसको देखेंगे, और जो मान के चलिए वो कोई गलती से मृत पाए गए कि गलती से किन्हीं का फॉर्म डिलीट हो गया तो उसको वो ऐड कर देंगे। बहुत ही सामान्य प्रोसेस था, बहुत ही आसान ठीक बात, प्रोसेस है, बस इसमें ठीक बात। थोड़ा टाइम की जरूरत थी, समय की जरूरत थी। मुझे देखिए, हम पहली बार बहुत पहले से कह रहे, बहुत सारे लोग कह रहे एसआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे भाई, एसआईआर होने में कोई समस्या नहीं है। कोई ये चुनाव आयोग का काम भी है, ये करते रहना, ये रूटीन रिवीजन, मैं एसआईआर की जगह रूटीन रिवीजन कह रहा हूँ। वो हर 6 साल भर पे करती ही है, एक बार जनवरी में रोल करती है, 6 महीना चुनाव से पहले भी रिवीजन करती है। ये तो उसका रूटीन रिवीजन है। अगर इंटेंसिव आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो इंटेंसिव के लिए समय दीजिए ना। एक साथ आप जहां पे चुनाव है 2-3 महीने में, वहां पे अचानक कर दिए, वो भी इतने बड़े स्टेट पे। ठीक है, आपको जैसे पायलट हम लोग भी करते हैं, कोई स्टडी करने के लिए पायलट करते हैं, क्वेश्चनर टेस्टिंग करते हैं, इन सब चीजों के लिए। तो पायलट के लिए हम छोटा कोई जगह चुनते हैं, यानी पायलट पूरा स्टेट लेवल पे नहीं होता, उनको चुनाव आयोग को करना ही था। जैसे साइंस में भी आप एक्सपेरिमेंट देखिए ना, वो चूहे पे या छोटे छोटे जीव जंतु पे करते हैं मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट, व्यक्ति आदमी पे थोड़े कर देते हैं डायरेक्ट। तो इसीलिए वो देखना चाहिए, कोई छोटा स्टेट उठाना चाहिए था उनको, या कोई ऐसा स्टेट उठाना चाहिए था जहां चुनाव अभी टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल के नजर में बार बार कई जिक्र हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल में कर देते, वहां पे अभी 7-8 महीने का चुनाव वो देरी है, 10 महीने का वहां पे अभी भी बाकी है चुनाव होने में। तो इतना समय था आपके पास, उन सब जगह पे वो करते हैं आप एक्सपेरिमेंट। क्योंकि कहने का मतलब ये नहीं है कि बिहार में करना गलत था, बिहार में भी करिए, आपको समय लेते हुए करते तो यही एक्सरसाइज एक प्यूरिफाइड तरीके से, रिफाइंड तरीके से हो सकती थी, जिसमें टाइम दिया जाता। ठीक है, एक बीएलओ को मान लिया 1200 ही वो उनको चेक करना है। 1200 का मतलब है ऑन एन एवरेज 300 से 350 हाउस, समझ गए। 2-3 महीने अगर उनको दे देते हाँ, टाइम तो आराम मतलब से बढ़िया से रिवीजन हो जाता। आपकी बात से एक बात जो निकल के आई, वो ऐसी भी संभावना हो सकती है, निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है, कि जब राहुल गांधी की टीम इन 6 महीनों में छानबीन कर रही होगी सारी चीजों का, कि कहां पे धांधली है वोटर लिस्ट में, शायद चुनाव आयोग को यह भनक लगी हो और उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई हो। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, इतनी बड़ी प्रक्रिया और इतने बड़े राज्य में और आनंद फानंद में शुरू कर दी गई अचानक से, जिसके बारे में कभी भी किसी को कुछ भी पता नहीं चला, अचानक से नोटिफिकेशन आया और ये कहा गया कि गहन पुनरीक्षण होगा। तो ये दिखता है कि शायद इन्होंने ये जो एटम बम राहुल गांधी छोड़ने वाले थे, इसी का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया छोड़ी है। लेकिन बात यह है कि जितने आनंद फानंद में इन्होंने किया है और जिस तरह की चीजें आई हैं एसआईआर में, जो जमीन से खबरें आई हैं, हम लोगों ने भी रिपोर्ट की कि कहीं भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। शायद ही बिहार में कोई एक ऐसा बूथ हो जहां पर जो प्रक्रिया, लिखित प्रक्रिया चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में कही, इस तरह के दस्तावेज लिए जाएंगे और तब जाकर के रिकमेंड किया जाएगा, तो ऐसा कोई प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। फर्जी दस्तावेज हुए हैं, फर्जी फोटो अपलोड हुए हैं, तब जाकर के ये वोटर लिस्ट जारी हुआ। तो कहने का मतलब यह बना कि जो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा राहुल गांधी ने दिखाया और उसके लिए एसआईआर की प्रक्रिया का जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है, अगर उसे आप उचित प्रक्रिया से नहीं करते, इसका मतलब है कि वहां पर फर्जीवाड़ा मौजूद है, वह हटा नहीं। जैसे कि राहुल गांधी ने एग्जाम्पल दिया कि एक ही एड्रेस पर, एक ही रूम के एड्रेस पर अलग अलग परिवार के अलग अलग नाम से 80 लोग मौजूद, और जब वहां पर उनके कार्यकर्ता पूछताछ करने गए तो उनकी पिटाई भी हुई।
तो सवाल यह बनता है कि अगर ऐसी स्थिति बिहार के किसी शहर में हो और बीएलओ ने जाकर के अच्छे से अपना कामकाज नहीं किया हो, तब तो उनका नाम जस का तस आ जाएगा वोटर लिस्ट में। सही, बिल्कुल आप बिल्कुल सहमत है इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। और मैं ऐसे जानता हूँ भाई, ऐसे कुछ लोगों का बताइए थोड़ा, अगर आप बता सकते जो हो। कि कई सालों से नहीं है। मैं एक हाँ, एग्जांपल ये ट्वीट भी किया था कि एक परिवार में 41 लोग हैं। मुझे पता है 41 उस लोग। गरीब में 20-25 लोग हैं, सही बात है, हाँ 20-25, हाँ 41 लोग नहीं हो सकता है, कुछ लोग रेंट पे भी होंगे, ठीक है, आए होंगे पहले गए। तो भाई जो चले गए उसका तो हटना चाहिए ना। हाँ। आपने अब वो उनका कैसे फॉर्म क्या भर वो, दिया, अच्छा कैसे ये जमा कर बताइए, दिया? क्या एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट आई उसमें भी उनका नाम है? बिल्कुल बिल्कुल उनका नाम है, मैं पर्सनली ये जानता हूँ। बताइए। ठीक है, अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं क्यों कह रहा हूँ एसआईआर में एक जो आप अरे बोल रहे हैं कहाँ की कि आप हो बात कर सकता रहे है। हैं, किस क्षेत्र की, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? एक बार फिर से रिपीट कीजिए आप मतलब सवाल कहाँ आपका। की बात कर रहे हैं, मतलब ये किस मैं किस जगह की पटना की बात कर रहा हूँ, पटना ये की बात कर बताइए। रहा हूँ मैं, कुछ एग्जांपल पटना की बात कर रहा हूँ ये मैं, और राजधानी की एक आप बात कर नवादा रहे हैं? के भी बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने बताया कि एक हमारे नोन थे जिनके माता जी का नाम नहीं हाँ आया, कुछ कुछ जगह। और ऐसे और भी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे जगह होंगे, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये इंडिविजुअली मैं जानता हूँ कुछ जगह, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ऐसे हमारे जैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं। और पोलिंग चली जा रही है आपकी बात। कर रहा हूँ एक पोलिंग बूथ पे ऐसे हुए हैं, ऐसे जो भी इंटेंसिव अवलोक ऑब्जर्वेशन करेंगे इलेक्टोरल रोल का, तो अपने आप चीजें निकल के आ जाएगी, ठीक सही है। बात। तो अब इसी यहीं को पे अब एसआईआर मतलब, में इसी को करेक्ट करने की जरूरत है। देखिए एक सबसे बड़ा हाँ बेसिक मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये चुनाव आयोग भी मानती है, ये पूरा देश दुनिया ये चुनाव आयोग और पूरी दुनिया मानती है कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो माइग्रेटेड है, ठीक है। वो बिल्कुल। काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में जाते हैं। अब मुझे बताइए उस बड़े हिस्से का क्या चुनाव आयोग ये प्रमाण दे सकती है कि उन्होंने आके साइन किया है और उसका फॉर्म सही में जमा हुआ है? सही क्या बात। चुनाव आयोग और बता सकती है कितने ऑनलाइन फॉर्म जमा हुए हैं और कितने ऑफलाइन फॉर्म जमा हुए हैं? नहीं, और ये जो बात तो ऑनलाइन है ही। फॉर्म जमा हुए कहाँ से जमा हुए हैं? इसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि आप किस आधार पर यह तय करेंगे कि जो माइग्रेट हुआ है और जिसका आपने नाम हटाया है वो परमानेंटली शिफ्ट हो गया है? आपका आधार एग्जैक्टली क्या? exactly. क्या अनलेस कि आपने हम कोई ना ऐसा बोले। आधार बनाया है कि वो कह दे कि भाई परमानेंटली शिफ्ट हो गया है? हाँ, गांव में किसी के साथ झगड़ा होगा, उस झगड़े वाले व्यक्ति ने कहा होगा ये तो यहाँ पे रहते ही बिल्कुल नहीं है बिल्कुल और सही उनका बात, नाम कट गया। बिल्कुल। तो जब तक मैं व्यक्तिगत रूप पे ये ना कहूं कि मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ, मैं बॉम्बे का वोटर हूँ, मान के चलिए, ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी नहीं रखना चाहता हूँ, तब तक आप परमानेंटली शिफ्ट नहीं कर सकते। कैसे कर देंगे ठीक मुझे बात। आप, जब मेरा से आपका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ? रोल, हम्म, इलेक्टोरल रोल बनाने का क्या मतलब होता है? 1-to-1 कांटेक्ट, बीएलओ उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करे कि ये सही है या गलत। नहीं तो फिर ऐसे ठीक ही बात। लिस्ट बन जाएंगे ना, फिर तो घर बैठे बैठे महाराष्ट्र का लिस्ट बिहार में बन जाएगा, बिहार का लिस्ट कर्नाटका में बन जाएगा, झारखंड का लिस्ट उत्तराखंड में बन जाएगा। ऐसे फिर क्या फायदा? अब आप तो एक बात बताइए, एक बात ये बताइए कि बहुत सारे लोग यह तर्क दे रहे हैं और पता नहीं क्यों तर्क दे रहे हैं, और आपने बताया भी कि भाई बूथ लेवल एजेंट कोई सैलरी वाला आदमी तो होता नहीं है कि आप उससे सब कुछ की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह तो प्रश्न बनता ही है ना कि चुनाव से पहले जो विधायक का उम्मीदवार होगा उसने किसी बूथ लेवल एजेंट को वहां पर तय किया और उसने उस पूरे 1200 की लिस्ट को देखा होगा, तो वो तो देखता होगा ना कि यहाँ पर ये वोटर तो यहाँ का है ही नहीं, इसके नाम के आगे, इसके पिता के नाम के आगे अल्फाबेट लिखा गया है, ये एक ही पता है और इस पे कितने लोग हैं, इस पते का एड्रेस 0 है, तो ये चीज तो वो देखता होगा ना, तो वो क्यों नहीं कभी इसकी उसने शिकायत की? नहीं, ये बात आप आपकी बिल्कुल सही है, वो देखता होगा, लेकिन अगर पूरा देखेगा तो पहली बात देखिए, दो चीजें हमें थोड़ा माइन्यूटली देखने की जरूरत है। आपने मुझे इलेक्टोरल रोल दे दिया, मैं मान के चलिए पोलिंग बूथ का आदमी हूँ, मैं मुझे बीएलओ बना दिया आपने हड़बड़ी में, ठीक है। मैं अगर किसी पार्टी ए का या बी का बीएलओ हूँ, मुझे 1200 लोगों का लिस्ट दे दिया गया, ठीक है। क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस गांव के पूरे 1200 लोगों को जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे? बिल्कुल। मुझे भी सर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि
चुनाव आयोग के लिए सबसे बढ़िया होता कि उस पोलिंग बूथ पे जहां 1200 लोग हैं, अगर मान के चलिए 20 लोगों का नाम कटा, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ऑन एन एवरेज तो 65 कट रहे हैं, 20 लोगों का, उसी लिस्ट के साथ वो 20 लोगों का पहले देते। देखिए पहली प्रक्रिया जो चुनाव आयोग का सबसे पहला, देखिए हमेशा आइडिया पे जाना चाहिए कि विचार क्या है इंस्टीट्यूशन। चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा जो आइडिया है वो इंक्लूजन का है कि एलिजिबल वोटर को इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो पहला जो चीजें था कि जो भी ये 65 लाख अगर मैं पोलिंग बूथ पे लेके आ रहा हूँ कि मान के चलिए 50 लोगों का पोलिंग बूथ से कटा है, उनको डिफिनेशन के साथ देना चाहिए कि इसमें से 20 लोग मृत पाए गए, इसमें से 15 लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए, ऐसे देते। तब जो आप मुझे देते, मैं बीएलए हूं, मैं अगर बूथ लेवल एजेंट हूं किसी भी पार्टी का ABCD का, तब मैं देखता मेरा फोकस रहता उस 50 को ढूंढना और उसको करेक्ट कर देता कि भाई ये 50 जो है, ठीक बात, या इसमें से 19 ही मृत पाए गए, एक गलती से वो हो गया है, ठीक है, या बाकी का परमानेंट, वो करेक्ट करके देते। पहला चीज है। दूसरा चीज है, कल भी कई लोगों ने जिक्र किया था कि एक तो बात है कि ये विधानसभा नहीं, वो विधानसभा नहीं, दूसरा ये भी कि जो है कि मैं मिस कर गया उस बात को, जो मैं ये कह रहा। दूसरा चीज ये है कि जो आप एफिडेविट की बात कर रहे हैं कि भाई एफिडेविट, हाँ राहुल गांधी से बोला जा रहा है कि एफिडेविट दीजिए वो सब नाम की, ठीक है, वो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, किस एजेंडे के साथ कर रहा है, किस मंशा के साथ, वो लोग जाने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, बार बार एक पार्टी जो है, पार्टी विशेष या उसके नेता बार बार कह रहे हैं बांग्लादेशी माइग्रेंट है, मांगले घुस गए हैं, वोटर लिस्ट बना लिया, फलाना ढिमकाना। क्या किसी नेता ने चुनाव आयोग को बांग्लादेशियों का लिस्ट दिया है कि ये 10 लोग हैं जिसपे मुझे शंका है कि ये बांग्लादेशी है? ICI को इस तरीके से एड्रेस करना चाहिए। भाई कंप्लेन लीजिए, मान लिया जाए। देखिए सबसे बड़ा बात, मैं बार बार BLO को क्यों फोकस कर रहा हूँ, BLO लिस्ट देता कि देखिए हमने ये एक्सटेंसिवली रिवीजन किया है, इंटेंसिवली लोगों के पास गए हैं, उसमें ये 10 लोग हमें संदिग्ध पाए गए, ठीक है। उस 10 लोग को ARO या ERO जो जिसके ऊपर है और चुनाव आयोग उसकी गहन जांच पड़ताल करते कि भैया ये 10 लोग का क्या मामला है, ठीक है। और अपने आप उस पे, तो वो 10 के जगह आप पूरा 1200 को खंगाल लिए हैं, ठीक है। और बावजूद खंगालने में भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने सही से नहीं खंगाला। मतलब क्या फायदा हुआ इतने बड़े एक्सरसाइज की। और मैं ऑन एन एवरेज आपको बता देता हूँ, एक इलेक्टोरल रोल में करीब करीब 40 से 50 पेज होते हैं, 50 पेज मान लीजिए, 40 पेज ही मान लीजिए। एक बूथ पे, एक असेंबली में 320 बूथ होते हैं, तो 40 को 312 से कर दीजिए, ठीक है। तो 12 चौक 48, करीब 5000 पेज हुए, ठीक है। 320 पोलिंग बूथ होते हैं, उसको 50 से मानिए तो मान के 1600 पेज हो गए, 1500 मान के चलिए ऑन एन एवरेज। पटना में 1500 गुने 14 कर दीजिए, तो कितने हो गए आपके, करीब करीब 15 चौका 7 और 15 है, मतलब 21,000 पेज, ठीक है। 21,000 पेज आपका PDF ले लेके आप एक पोलिंग बूथ को, एक पार्टी को दे दो, यानी 12 पार्टियों को दिया है आपने, 21,000 गुने 12 कर दीजिए, ठीक है। करीब करीब मोटा मोटी 2.5 लाख पेजेस का डाउन पेंट लेके आप वो दे दिए हैं। अरे भाई उससे बेहतर ये होता कि उन लिस्टों का देते जिनका नाम छटा है, ठीक है, वो 5,000 पेज में हो जाता। आप 21 लाख पोलिंग, एक डिस्ट्रिक्ट की बात कह रहा हूं मैं, ठीक है, और 38 जिले हैं बिहार में। आप समझिए क्या पैसे का खराबी कर रहे हैं। अब मतलब क्या फायदा हुआ जब उतने बड़े रोल करके आप रिवाइज नहीं कर पाए, क्लीन नहीं कर पाए। आप एक और बात बताइए, आप एक चीज बताइए कि हम सब जानते हैं कि भारत के चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है, और दक्षिण भारत के चुनाव में तो और भी ज्यादा पैसा खर्च होता है। और ये जो पैसे खर्च करने की क्षमता और इतना भयंकर पैसा खर्च हो रहा है, इस पर इलेक्शन कमीशन आज तक किसी तरह का आरोप नहीं लगा पाई। उसके बाद यह संभावना बनती है जो राहुल गांधी ने दिखाया कि एक ही विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर, तो जितने बड़े लेवल के वो लोग पैसा खर्च करते हैं, कहीं कहीं पे तो मतलब ये तक दिखने को आता है कि 100 करोड़ एवरेज उम्मीदवार खर्चा कर रहे हैं। तो इतने बड़े लेवल पर जब पैसा खर्च हो रहा है,
तो यह भी तो संभव है कि जो भी उम्मीदवार है, वो भले किसी पार्टी का हो, जो अगर कंटेस्टेड कर रहा है, उसको लगता है कि वो चुनाव अपने पक्ष में बना सकता है, वो कहीं और से लाए वोटर और वोटर लिस्ट में चुनाव से पहले शामिल करवा लेंगे और उसके बाद चीजें पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए। और ऐसा होने की संभावना तो पूरे भारत में। तो आपको यह नहीं लगता कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल पूरे भारत का चुनाव एक तरह से कहा जाए तो एक ऐसे घेरे में चला गया जिसे कह सकते हैं कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता? क्या संभव है? ये देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, ये पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है, ठीक है, और काफी लोग शंकाएं जाहिर कर रही हैं, ठीक है। चुनाव आयोग से डिटेल मांगा जाता है तो कुछ और बहाना देते हैं, जबकि मैं पहले भी बोला ना कि जो किसी भी संवैधानिक संस्था का पहला उद्देश्य है पारदर्शिता। आप पारदर्शी हैं तो आपके अगर कुछ गड़बड़ियां भी है, मिस्टेक भी है, तो भी लोग को कहेंगे कोई बात नहीं, आप ठीक है, आपको समय देंगे, सुधार लीजिए। लेकिन आप अपारदर्शी रहे तब तो लोगों को शंका होगा ना। और वो शंका इस पैमाने पे भी हो सकता है कि कोई कह सकता है कि पूरा चुनाव का सिस्टम ही बेकार है। ये तो आपने ही उस चीज का विंडो ओपन कर दिया ना, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या है नहीं है, एक व्यक्ति एक एनालिसिस पे, एक विधानसभा के एनालिसिस पे ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरा सिस्टम ही वो गड़बड़ है या कोलैप्स है। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। पे एक चिन्ह तो लग जाती है ना, एक मार्का तो लग जाती है कि प्रॉब्लम है। यहाँ पर करेक्ट मैं आपको करना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से हमेशा यह कहा गया है कि आप हमें वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी दीजिए, लेकिन डिजिटल कॉपी चुनाव आयोग ने नहीं दी। यह भी कहा गया है कि शाम 5 बजे के बाद वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए। वह सीसीटीवी फुटेज पे नहीं मिला। उसके साथ कानून भी बदल दिया गया कि सीसीटीवी फुटेज हम किसी को मुहैया नहीं करवाएंगे। और उसके बाद जो दिया जा रहा है वह दस्तावेजों का बंडल दिया जा रहा है जो 7-7 फीट ऊंचा हो। अगर चुनाव आयोग इस तरह से खेल रही है और एक विधानसभा में बहुत ही बारीकी से छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि 1 लाख वोटर तो फर्जी हैं, और वहां पर यह दिखा कि एक एड्रेस पर 80-80 लोग हैं, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर 63-63 लोग हैं, तो कोई भी एक आर्थिक व्यक्ति होगा वह तो यह सोचेगा ही, यह तो चुनाव आयोग पारदर्शिता भी नहीं निभा रही है और सवालों का जवाब भी नहीं दे रही है। तो क्या भारत का पूरा चुनाव जो है वो धांधली में चला गया क्या? क्योंकि तो निष्कर्ष उधर ही जा रहा है, एकदम स्पष्ट तरीके से जा रहा है। देखिए, ये सवाल और संशय जरूर रहेगा और रहनी चाहिए, तभी चुनाव आयोग उस पर काम कर सकती है। लेकिन एक में बहुत ये जो टर्नआउट वाली बात आपने कहा शाम के 5 बजे के बाद, ये बहुत गौर करने वाली बात है। ये आज से नहीं, एक मिनट की बात जो टर्नआउट है वो काफी बढ़ गई, ठीक है। टर्नआउट जो है डबल डिजिट में बढ़ गई। मैं ये नहीं दावा कर सकता हूं कि ये नहीं बढ़ी होगी या बढ़ गई होगी, क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है। लेकिन 2-3 बेसिक सवाल मैं रखना चाहता हूं। पहली बात ये कि चुनाव आयोग के अधिकारी, आप दिन भर जब वोटिंग के दिन देखेंगे, हर 2 घंटे पे आपको किसी भी समाचार चैनल में दिख जाएगा, 2 घंटे पे भाई 9 बजे ये टर्नआउट था, 11 बजे ये टर्नआउट था, 1 बजे ये, 3 बजे ये, 5 बजे ये। तो अब सवाल यह है कि 5 बजे ये टर्नआउट था, तो बाकी के लिए अगले दिन का क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? आप 8 बजे तक दे दीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप इसको और बारीकी से देखिए। अगर ऑन एन एवरेज डबल डिजिट में टर्नआउट बढ़ गए, मान के चलिए, मैं कह रहा हूँ 5% ही बढ़ गया, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं भाई 5% पे, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 5 बजे के बाद इतनी भीड़ हर पोलिंग बूथ पे थी कि ऑन एन एवरेज स्टेट का 5% बढ़ गया? या कितने ऐसे, ऑफ कोर्स कई सारे पोलिंग बूथ पे खत्म हो गए होंगे आजकल, बहुत सारे, चूंकि चुनाव आयोग रोल डिवीजन करता है, नंबर कम कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे भी पोलिंग बूथ है जहां आप 4-5 बजे देखेंगे कोई लोग नहीं, तब तक खत्म हो चुका होता है। मतलब जिनको भी वो 1 के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं 5 नहीं 6 बजे, आप चूंकि 6 कर दिया है, 6 बजे तक। तो ऐसे क्या इतने सारे पोलिंग बूथ थे जिसपे कि दम घंटों लाइन लग गई?
और भाई उसकी वजह क्या है? क्या सब शाम में ही वोट डालने के लिए आ गए? मैं कह रहा हूँ कि चलो कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ शाम में आए वोट देने, ये सब पॉसिबल है, गर्मी का मौसम है शाम में। मैं कह रहा हूँ उसको आपको सुबह तक का क्यों इंतजार कर रहा है? जो बिल्कुल आपको जो चुनाव अधिकारी आपको हर 2 घंटे पे अपडेट दे रहे हैं, वो चुनाव अधिकारी, एक बात बताइए, जब बैलेट बॉक्स बंद होके जाता है उसके बाद तो वोटिंग नहीं होती ना जनाब। बिल्कुल जब भी ईवीएम मशीन पैक हो जाता है उस समय तो फाइनल नंबर दिया जाता होगा ना। वो बिल्कुल चुनाव अधिकारी उसी समय आपको क्यों नहीं मैसेज करते हैं? आजकल इतना टेक्नोलॉजी का वो बिल्कुल प्रचार प्रसार हो गया है, आप क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम करते हैं? हम लोग सर्वे करवाते हैं तो पूरा लाइव डेटा होता है कि मतलब कहीं पे सर्वे हो रहा है तो वहां एंट्री हो रही है, हमारे पास आ जा रहा है। आप वो सिस्टम क्यों नहीं कराते भाई? मतलब क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ 8 बजे नहीं, वहां 9 बजे तक पोलिंग हुई, थोड़ा देर के लिए बिल्कुल मान लेते हैं, तो 9 बजे तक का दे दीजिए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सही 12-1 बात बजे तक गोटे होते रह गई वहां पे। सही बात कितनी ठीक। बड़ी लाइन तो थी कि 6 बजे जो लोग लाइन में लगे वो 12 बजे तक हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये ठीक पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक है, क्योंकि नियम ये है कि जो भी अंतिम समय होगा 5 बजे या 6 बजे, उस समय सही तक दिन जो भी लोग लाइन में लग जाएंगे उनका हम्म वोट पड़ेगा, उसके बाद कोई आते हैं तो उसका वोट नहीं पड़ेगा। वोट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने हर एक बिंदु पर विस्तार से हमसे बात की। और यह तो तकरीबन तय ही है कि राहुल गांधी ने वाकई एटम बम ही छोड़ा है, जिसने ये दिखा दिया कि भारत के वोटर लिस्ट में धांधली की बहुत बड़ी संभावना है। और चुनाव आयोग को जिस तरीके से बिंदुवार राहुल गांधी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, उसी तरह से उनका जवाब देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि भारत का लोकतंत्र, जहां पर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, उस पर ये लोकतंत्र खड़ा है, उस पूरी बुनियाद पर बहुत गहरा हमला कर। शुक्रिया आप सब।